हाय, मैं हूँ अनन्या। और मेरे साथ आज दो जाने माने आर्टिस्ट हैं। एक हमारे पास हमारे जाने माने फिल्म क्रिटिक रवि बुले जी हैं, और साथ में ओटीटी और फिल्मों में बहुत ही बेहतरीन काम करने वाले एक्टर दिव्येंदु भट्टाचार्य जी हैं, जिन्हें हमने हाल ही में जामताड़ा में देखा। और उनके काम को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोनों यहाँ हैं और हमसे बात कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक अनन्या। यू अनिल। थैंक यू रवि। जी रवि सर। जी, तो दिव्येंदु जी, इस समय आप कलकत्ता में अपने होम टाउन में हैं और आप जी। लगभग 10 साल बाद जो है वो समय निकाल पाए गए, क्योंकि आपका एक बिजी शेड्यूल है, बिजी करियर है। इस बार ऐसा क्या खास रहा कि आपने सोचा कि चलिए घर चलते हैं और उधर कलकत्ता में जो है दुर्गा पूजा मनाएंगे। जी, एक्चुअली हमेशा हर साल मन तो करता है कि दुर्गा पूजा एक ऐसी इकलौती चीज है, जो ऐसा ऐसा फेस्टिवल है। मुझे तो लगता है कि ये दुनिया में ऐसा फेस्टिवल नहीं होता है कि एक शहर पूरा झूम उठता है और शहर शहर बिल्कुल इमोबाइल हो जाता है। मतलब शहर में चलने फिरने के लिए भी, मतलब रास्ते में आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं ये 10 साल बाद अभी तो कुछ अलग ही लेवल हो चुका है। मतलब रास्ते में वैसे नॉर्मल रास्ता जहां पूजा है नहीं, पंडाल कोई है नहीं, वहां भी चल नहीं सकते आप। मतलब ऐसा लगता है कि सब घर से निकल आए हैं और किसी के घर में खाना नहीं बनता, सब होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। और मतलब एक ऐसा माहौल जो कहीं नहीं मिलता। सो ये 10 साल एक्चुअली, दरअसल मैं अकेला आ नहीं पाया शूटिंग। कभी कभार शूटिंग हमारे में, जैसे कि हम मुंबई में रहते हैं, हमारी पढ़ाई दिल्ली में हुई है, तो इस तरफ जो है दिवाली का बोलबाला ज्यादा है। सो दिवाली जो है, दिवाली हमारे प्रमुखता हमारी मतलब नॉर्थ की तरफ बोलिए या महाराष्ट्र की तरफ बोलिए, हमारा गणपति या दिवाली, दोनों दोनों बड़े फेस्टिवल्स होते बिल्कुल। हैं। तो बाकी दुर्गा पूजा के टाइम में कोई छुट्टी नहीं मिलती, तो बच्चों को छुट्टी नहीं मिलती थी, बच्चों का एग्जाम चलता है उस टाइम। तो इसी के चलते मैं कभी आ नहीं पाया। और इस बार भी बच्चों को लेके नहीं आ पाया, क्योंकि मेरा बेटा जो है 12th स्टैंडर्ड में, उसका भी एग्जाम चल रहा है। तो मेरी बीवी ने कहा है कि यार, मतलब मैं बच्चों को छोड़ के कैसे चली जाऊंगी ऐसे इस तरीके से। और तो फिर मैंने कहा यार, इस बार मैं चलता हूँ यार, मेरे मेरे पास कोई काम नहीं था इस बार। तो और क्या है ना कि लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई मदर, जो मैं टर्की में शूट कर रहा था, और मेरी जी। माताजी का देहांत हो गया था। और तो घर में पिताजी है और सिस्टर है, और पिताजी का भी काफी एज है। वो इमोशनली काफी वल्नरेबल भी हो चुका है। मतलब कि एक साथी का चले जाना, वो सारी चीजें। बहुत बड़ा घर है हमारा, मतलब इट्स लाइक कोठी है जिसको बोलते हैं। अच्छा। तो क्योंकि हम छोटे शहर, मतलब हमारे ऐसे शहरों में, मतलब कि हम लोग पहले जमाने में, मतलब फ्लैट्स का तो सोचते ही नहीं थे। कि एक आइडिया ये था कि एक आइडिया ये होता है कि कोई एक लैंड हो, उसमें घर हो। तो बड़ा जी। घर है, 5-6 बेडरूम का घर है, पूरा घर खाली पड़ा रहता है। तो और पिताजी भी कह रहे थे कि यार, तेरे पास अगर काम काज नहीं है तो तू आ जा। तो मैंने सोचा कि यार, दिस इज द राइट टाइम, कि अगर जी जाना ही है तो पूजा में चलो। एक बिल्कुल। सेलिब्रेशन बिल्कुल। भी है, एक फेस्टिव सीजन भी है। और घर में भी मैं आता हूँ तो पिताजी भी खुश हो जाते हैं, बहन भी खुश हो जाती है, तो एक माहौल सा बनता है। और फिर बहुत सारे दोस्त हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि शाम को हम बैठेंगे। तो, हम्म। वो बैठना चालू है परसों से। तो हर तो शाम को एक कोई ना कोई बैठ जाते हैं। अच्छा समय गुजर रहा है, मतलब ये बात है। तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल टाइम बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हाँ। बढ़िया, बिल्कुल मतलब कोई टेंशन नहीं है। मतलब बिल्कुल प्योर अड्डा जिसको बोलते हैं। और बंगाली लोग तो आपको तो मालूम ही है, अड्डा देने में बहुत ही मशहूर है। तो सो वही चल रहा है बस, और कुछ नहीं। और वैसे भी सिटी का, कलकत्ता का टेम्परामेंट भी आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। एक शहर ही बहुत चिल्ड आउट शहर है। मतलब उसको, किसी को किसी चीज की जल्दी नहीं है, किसी को कोई कोई जल्दी नहीं है। सब बस आराम से बैठे हैं और खा पी रहे हैं, बस और कुछ नहीं। वही मैं कर रहा हूँ। तो जब आप मुंबई रहते हैं, कलकत्ता से आप लंबे समय बाहर रहे, तो आप नो डाउट मिस करते रहे होंगे इस शहर को। क्या शूटिंग के लिए कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि चलो 2 दिन, 6 दिन, 10 दिन कलकत्ता में गुजार लिए,
इस बीच ऐसा कोई हाँ समय नहीं मतलब आया? मैं देखिए देखिए, मुंबई मुंबई भी आमची मुंबई हो चुकी है। मुंबई मेरा मेरा शहर है। मैं बिल्कुल। 22 पिछले 22 साल से बॉम्बे में हूँ। और मैं 24 साल के एज में मैं कलकत्ता छोड़ दिया था। तो अब मुंबई भी ऑलमोस्ट लाइक मेरा ही शहर हो चुका है। मैं 22 साल रह चुका हूँ और आगे वाले आने वाले जिंदगी में मुंबई में ही रहने वाला हूँ। तो ये मेरा वो भी मेरा शहर है। और कभी कभार इधर इधर आके मैं मुंबई को मिस करता हूँ। बोले यार, अब बस बहुत हो गया यार, 7 दिन हो गए, 7 दिन बहुत ज्यादा हो गया। अब मेरे को लैंड करना है छत्रपति इंटरनेशनल शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। लैंड करती मैं ऐसे सुकून लगता है, ओ शहर में आ गया मैं। सो ऐसा ही है। मतलब शुरू शुरू में जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया था 1994 में, दैट टाइम आई लेफ्ट कलकत्ता। सो उसमें 24 साल का लौंडा था। तो दैट टाइम आई लेफ्ट कलकत्ता। और उस टाइम पर दिल्ली अपनी पढ़ाई वढ़ाई हुई थी, वो दिल्ली में 6-7 साल हम गुजारे। लेकिन दिल्ली इतना भाया नहीं जितना मुंबई भाग गया। अभी तो मतलब कर्म भूमि भी है और बिल्कुल। अपना और एक पूरा फ्रेंड सर्कल सब कुछ अभी बॉम्बे में। सो एक वो दोनों अभी वह 2 कश्तियों का सवार हो चुका हूँ एक्चुअली। अभी आपने कहा कि जैसे फिलहाल आपके पास कोई काम नहीं है, आप कलकत्ता आ गए हैं, क्या शूट करके आए? लास्ट में आपने क्या शूट किया? आपका जामताड़ा भी आया है, इसको लेकर भी काफी मतलब एक अच्छा खासा बज है। तो लास्ट आपने क्या शूट किया और जामताड़ा को लेके सेकंड सीजन के क्या रिस्पॉन्सेज हैं आपके पास? जामताड़ा की सेकेंड सीजन के रिस्पॉन्सेज तो काफी अच्छे हैं, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आई थिंक नेटफ्लिक्स का वन ऑफ द स्ट्रेंथ शो है। सो और काफी सालों से, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 2.5 साल लोगों ने इंतजार किया इस सेकेंड सीजन का। और सौमेंद्र पाढ़ी और अपना त्रिशांक, जो लोग, ये लोग काफी अच्छे मेकर्स हैं जो काफी टाइम लेते हैं। मतलब आजकल कुछ कुछ सीरीज तो ऐसा हो गया, मतलब फर्स्ट सीजन होते ना होते ही सेकंड सीजन का काम शुरू हो जाता है बिल्कुल। कि इतनी जल्दबाजी होती है। लेकिन ये इन लोगों ने इतनी जल्दबाजी की नहीं। इन्होंने अच्छे, क्योंकि ये बहुत बढ़िया रिसर्च करने के बाद ही ऐसे शोज बनते हैं। ये रन ऑफ द मिल शोज तो है नहीं कि आप कोई सास बहू कर लिया, कोई ड्रग्स कर लिया। ड्रग्स, गन्स, गोर, सेक्स, ये मतलब ये तो हर एक शो में दिख रहा है। ठीक। लेकिन जमतारा जो है, जमतारा एक बहुत ही यूनिक शो है। मतलब एक 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 अजीबोगरीब रियलिटी है हिंदुस्तान की। उस रियलिटी को लेकर आपको झकझोरता है वो सीरीज। जो एक छोटे छोटे बच्चे जो है वो स्कैम करते हैं और पकड़े जाते हैं, उसके साथ पॉलिटिक्स कैसे रिलेटेड है, उसके साथ अपना पुलिस व्यवस्था कैसे रिलेटेड है, ये सारी चीजें। तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार बहुत बढ़िया सीजन रहा। देखिए, लोगों का तो मिक्स रिएक्शन तो होता ही है। किसी को सीजन 1 बेटर लगता है, किसी को सीजन 2 बेटर लगता है, किसी को ये लगता है वो लगता है। बट हमारा काम जो है वो करके एक बार पब्लिक डोमेन में आ जाने के बाद देन यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज आप छप चुके होते हैं। सो ये है। और मैं अभी फिलहाल जो है एक एड का शूट करके आया मुंबई से। एक एड शूट किया और अपना ऑफ कोर्स कुछ और चीजें चल रही थी जिसकी शूटिंग चल रही थी, वो मैं बता नहीं सकता। कि बताऊंगा तो वो अच्छा। शो रिवील हो जाएगा। तो ठीक। आजकल वो भी एक प्रॉब्लम है कि जब तक पोर्टल आपको बोलता नहीं है कि सर अभी आप जा सकते हैं इसके बारे में, तभी आप जाइए। ठीक है। आपके जो पहला फिल्म का जो ब्रेक था, आप मॉनसून वेडिंग में दिखे थे, आप दिल्ली से आए थे, नए नए थे, वो शुरुआत कैसी थी उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि मुंबई का एक अपना स्ट्रगल होता है और ऐसा एक्टर जो मुंबई से अगर नहीं है, बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, आना चाहते हैं, वो शुरुआती दिन आपके कैसे थे, कैसे वो ब्रेक थ्रू हुआ मॉनसून वेडिंग में? देखिए, दरअसल मॉनसून वेडिंग मुझे मुंबई में आके नहीं मिली थी। मॉनसून वेडिंग मुझे दिल्ली में मिली थी पिक्चर। ओके। तो मैं मुंबई के लिए रुख कर ही रहा था। मतलब मैं दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी में मैं नौकरी कर रहा था एज एन एक्टर। और 3 साल हो जाने के बाद वहां का माहौल मुझे बहुत ही लगा कि नहीं, अब मैं इधर और नहीं रह सकता। बिकॉज एक
वो एक किसी ग्रुप में एक मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स, आई थिंक एचआरडी के अंडर में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आता है, और उसका रेपर्टरी कंपनी भी आती है। और रेपर्टरी कंपनी ऐसी जगह है जहां आपको ऑफर दिया जाता है पास आउट होने के बाद कि कुछ गिने चुने एक्टरों को कि अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हैं तो एज एन एक्टर आप नौकरी करते हो वहां। तो आपका काम ये होता है कि आप गेजेटेड ऑफिसर्स की तरह आपका रैंक होता है। आपका काम ये होता है कि आप सुबह जाते हैं, साइन करते हैं, जैसे कि हर ऑफिस में आप साइन करते, चाय वाय पीते, रिहर्सल करते, शाम को शो करते, घर जाते। सो एक बहुत बढ़िया नौकरी है, बहुत काम अच्छा काम है। जो आप करना चाहते हैं वो आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको सैलरी मिल रही है सरकार की। ऊपर से गेजेटेड ऑफिसर वाली बात है कि तो आपको एलटीसी मिलते थे, ये सब जो सरकारी कामों में मिलता है। तो एक बहुत बढ़िया एक माहौल था। लेकिन क्या होता है ना कि जब आपको सैलरी की आदत पड़ जाती है तो एक क्रिएटिव पर्सन के लिए वो एक वो बहुत घातक होता है, क्योंकि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी खत्म होने लगती है, यू नो। क्योंकि क्योंकि आर्ट में जब वो आर्ट आर्ट तभी आर्ट में नोवेल्टी तभी होती है जब हमेशा आप बहुत वल्नरेबल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप खाए पिए ऐश किए और उसके बाद आर्ट नहीं होता है, उसके बाद याशी होती है। तो वो एक चीज है। ऊपर से क्या है ना, माहौल भी खराब होने लग गया था मेरे को। मुझे जम नहीं रहा था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी की नौकरी, कि बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे फैक्टर्स थे उसमें। तो फिर मैंने सोचा कि यार इसको छोड़ा जाए, मुंबई की तरफ रुख किया जाए। क्योंकि क्योंकि सारे हमारे सीनियर्स बैच है, जैसे कि मान लीजिए कि अतुल अतुल कुलकर्णी वाला बैच जो मेरा थर्ड ईयर का बैच था, वहां के वो बैच मुंबई में है जिनको मैं जानता हूँ। मेरा सेकेंड ईयर का स्वानंद किरकिरे वाला बैच था, वो भी मुंबई में है। मेरा जो बैच है, मेरे बैच में आधे से ज्यादा लोग, राजपाल यादव, राजीव वाजीव, सब मुंबई में। तो मैंने बोला कि यार सब गए तो अब मैं 3 साल नाटक भी कर चुका हूँ, अभी मतलब रंगमंच भी कर चुका हूँ, हिंदी रंगमंच। अब वो उस तरफ चलते। तो मैं कुछ दिनों के लिए कलकत्ता गया हुआ था, तो मैं माँ बाप से परमिशन लेने के लिए कि मैं दिल्ली का पूरा चीजें समेट के मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। तो जब मैं गया तो अचानक पता चला कि मुझे एनएसडी में बताया गया कि गजराज राव इज लुकिंग फॉर यू। एंड फिर मैंने गजराज राव ने फोन नंबर छोड़ा था। उस टाइम मोबाइल वोबाइल तो होते नहीं थे। मैंने उनको फोन किया, बोले कहाँ है तू यार, मैं तेरे को ढूंढ रहा हूँ यार। मीरा नायर मानसून वेडिंग की पिक्चर, मानसून वेडिंग पिक्चर बना रही है, और उसमें एक कैरेक्टर है, और वो भी कैरेक्टर जो है वो पहले किसी को कास्ट कर चुके थे। 2-3 दिन शूटिंग हो जाने के बाद मीरा को पसंद नहीं आया। तो मैंने बोला हाँ। तो मैंने कहा कि यार ठीक है चलो। तो मैं डिफेंस कॉलोनी है कहीं उस तरफ जाके मैं ऑडिशन देने गया। मेरे को बहुत पसंद है और मैंने वो फिल्म की। तो वो फिल्म मैंने दिल्ली में, मुझे दिल्ली में मिली थी और दिल्ली में की हमने वो फिल्म। वो फिल्म खत्म करने के बाद मैं मुंबई आया। और अच्छा। मैं रवि, मैं ना एक्चुअली मैं स्ट्रगल शब्द को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता नहीं हूँ, क्योंकि स्ट्रगल बोलते ही ना मैं अपने स्ट्रगल को लोग ग्लोरीफाई करना शुरू कर देता है। मैं कहता हूँ ये जर्नी है। जैसे कि रवि बुले के लाइफ में भी एक जर्नी है, अनन्या के लाइफ में भी एक जर्नी है, मेरे लाइफ में भी एक जर्नी है। तो सबकी जर्नी बहुत यूनिक होती है। तो मैं किसी किसी जर्नी किसी को स्ट्रगल बोल के मैंने फुटपाथ में सोया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं स्टेशन में सोया, मैं पेड़ के नीचे सोया, वड़ा पाव खा के सोया, नहीं हुआ। क्योंकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी में नौकरी करता था, तो मुझे ग्रेचुइटी मिले थे, प्रोविडेंट फंड थे मेरे। तो ठीक। कम से कम 50,000 रुपए तो मैं घर में दे के आया, 50,000 रुपए मैं बॉम्बे में लेके आया था। तो मतलब तो मेरे पास खाने पीने के भी पैसे थे, तो ऐसा भी नहीं था कि लाले नहीं पड़े हुए थे। और आते ही बिकॉज ऑफ मानसून वेडिंग, और मानसून वेडिंग की ग्लोबल रीच इतनी थी उस टाइम, उस पिक्चर की बहुत अच्छी पिक्चर थी, उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था। तो नीश जो डायरेक्टर्स थे जैसे केतन मेहता, उस टाइम तो डीवीडीज वगैरह इतने होते नहीं थे, इतने इंटरनेट भी इतना नहीं था, इतना शार्प नहीं था कि रातों रात आपको आजकल तो कोई भी चीजें होती है तो रातों रात आपको दिख जाती है। पहले वैसा होता नहीं था। तो नीश जो डायरेक्टर्स होते थे उनको मालूम था कि अरे यार आई हैव सीन यू, तुम मीरा की पिक्चर में है ना। तो मेरी एंट्री भी सहज हो गई थी, मुंबई में। जो नीश डायरेक्टर्स के सामने मेरी एंट्री सहज हो गई थी। फिर मैं धीरे धीरे, फिर मुझे डिजिटल टॉकीज, उस टाइम एक डिजिटल टॉकीज करके शेखर कपूर की एक कंपनी थी, दिल्ली बेस्ड। तो उन्होंने कुछ डिजिटल फिल्म में कमीशन किया हुआ था। तो उसमें मैंने काम किया था। उसमें दिव्य दृष्टि करके एक पिक्चर में काम किया था, उर्फ प्रोफेसर में मैंने काम किया था। वो दोनों फिल्म डिजिटल टॉकीज की फिल्म थी, दोनों को जॉइंटली बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था।
और दोनों बैन हो गए थे, क्योंकि दिव्य दृष्टि में मैं गे कॉप का रोल कर रहा था और उसमें मेरा एक्सपीरियंस भी था। और उर्फ प्रोफेसर में मैंने एक, वहां भी एक मेरा बहुत एक्सप्रेसिव सीन था, तो जिसके चलते दोनों फिल्में बैन हो गई थी। तो मेरे को बाद में बोला कि यार तेरे को लेना बहुत मुश्किल है यार, तू ऐसा कुछ कर देता है कि पिक्चर बैन हो जाती है। तो मैंने क्या, मैं क्या कर सकता हूँ यार। तो उर्फ यही है प्रोफेसर तो मतलब, क्या जी, उर्फ मैं यही प्रोफेसर मैं तो कह रहा था, देखिए मतलब मैंने। ऐसा ऐसा हाँ, बहुत ओके, ज्यादा कुछ था नहीं। हाँ, मेरे को हाँ, लगातार प्रूव करना पड़ा, ओके, अपने जर्नी के दौरान कि हाँ। कभी कभी 15 मिनट का रोल, कभी 5 मिनट का रोल, कभी ऐसे। अच्छा, वही वो चलता रहा बस। लेकिन जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो बात होती है, बहुत ट्रेडिशनल लुक्स जो है, ट्रेडिशनल टाइप के एक खास किस्म के चेहरे जो है फिल्मों में दिखते हैं। जैसे आपका जो लुक है उस तरह का, शायद वो समय उस वक्त थोड़ा थोड़ा आ रहा था, लेकिन इतना आसान नहीं था तब भी मतलब काम मिलना। बिल्कुल तो नहीं, क्या बिल्कुल नहीं था आपको आसान, इसका, आसान तो था ही नहीं। हाँ, तो ये जो मतलब आप एक डिफरेंट लुक के साथ में तो चीजें धीरे धीरे खुल रही थी, इससे किसी तरह की आगे चल के आसानी हुई क्या? क्योंकि बाद में इस तरह की फिल्में बनने लगी, क्योंकि प्रॉपर कास्टिंग होती है, कैरेक्टर में आर्टिस्ट चाहिए होता है, तो क्या चीजें अब आसान हुई है? ऑफ कोर्स, मतलब एक्चुअली ऑडियंस शिक्षित हुई है, मतलब ऑडियंस 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 एक्चुअली ऑडियंस बेटर हो चुकी है अभी। ऑडियंस को मालूम, और ये अब मैं तो कहूंगा ये पैंडेमिक और लॉकडाउन का देन है कि अच्छा, ऑडियंस को घर में, हाँ एग्जैक्टली, ऑडियंस को घर में बैठ बिल्कुल, के अच्छी चीजें, अच्छी एंटरटेनमेंट देखने की सहूलियत मिली है। अपने खुद के प्राइवेट डोमेन में चीजें आ गई, वो अपने अपने टाइम के हिसाब से कभी भी बैठ के देख सकते हैं। घर में एक एक हाउस वाइफ भी मतलब सारा दिन का काम निपटा के शाम को अपने डिवाइस के सामने बैठ के वो अपना अपना शो भी देख सकती है। तो कोई भी देख सकता है। तो आपके आप एंटरटेनमेंट को प्राइवेट डोमेन में डाल दिया गया है, और वो भी टेलीविजन सीरियल से भी आगे की चीज हो चुकी है। और क्या है ना कि ये जो जिस तरीके से हम इस वेब सीरीज को शूट करते, वो कंप्लीटली सिनेमा है। वो हाँ सिनेमा बिल्कुल, है, तो वो आप छोटे आप छोटे में भी देखिए, बड़े पर्दे में भी देखिए, कहीं भी देख लीजिए, वो सिनेमा है। और क्या है, हर एक मीडियम जैसे अपना स्टार खुद बना लेता है, जैसे ओटीटी ने भी अपना स्टार बना लिया है। तो अब वो ही लोगों को देखते हैं, उनको ऑडियंस को बहुत मजा आता है, बिकॉज ऑडियंस अभी धीरे धीरे एक उनको समझ में आने लगा कि यार अच्छी एक्टिंग होती क्या है, अच्छा कंटेंट होता क्या है, अच्छी कहानी होती क्या है। मतलब ना कि अच्छे म्यूजिक, अच्छे अच्छे एडिटिंग, अच्छे कैमरा होता क्या है यार। मतलब आप मुझे एक जमाने में आप मुझे कुछ भी दिखा देते थे एंटरटेनमेंट के नाम पे, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम चले जाते थे। अब मेरे पास ऑप्शन है, मेरे को देखना नहीं, 2 एपिसोड देख के बंद कर दिया मैंने। यू गॉट द पॉइंट। ठीक, सो बिल्कुल, तो बिल्कुल, मतलब सो ये ओटीटी बहुत बड़ी और चीज है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब लुक्स की जब तक बात है, तो जी, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल जो लुक है, तो अब मैं पहले मेरे को बोलते कि सर आपका ना बहुत अनकन्वेंशनल लुक है, तो मैं उनको बोलता था कि यार मैं शहर में तुमको चारों तरफ महाराष्ट्र में घूम के देखो कि मेरे जैसा लोग तुमको ज्यादा दिखता है, की या सही वैसे फिर बात, तुमको या फिर तुमको ग्रीक गॉड ज्यादा दिखता है। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल कन्वेंशनल कौन है? मैं कन्वेंशनल हूँ। वो लोग राइट अनकन्वेंशनल, तुम अनकन्वेंशनल लोगों को कन्वेंशनल बनाने की कोशिश में लगे हुए। ठीक। बिल्कुल सो तो अनन्या टेलीविजन, जी, यू लुक एट द टेलीविजन सीरियल, मुझे तो समझ में नहीं आता कि हर एक एक्टर एक जैसे दिखता है। बिल्कुल दैट्स ट्रू जी, और ओटीटी ऑडियंस मतलब फिल्म ऑडियंस के कंपैरिजन में शायद जैसे आपने कहा कि ओटीटी ऑडियंस जानती है कि उसे किस तरीके का कंटेंट देखना है वो एग्जैक्टली ज्यादा किस अवेयर तरीके है का कंटेंट देखना है, किस तरीके के एक्टर्स देखने हैं, जी उनको ये भी मालूम है। और आपको मतलब आपने फिल्म्स करी हैं और हर तरीके की फिल्मों में हर तरीके के किरदार निभाए हैं और अब आप ओटीटी पर काम कर रहे हैं तो आपको वो मेजर डिफरेंस क्या लगता है ऑडियंस के रिसेप्शन में भी या काम करने के तरीके में भी आपका वो ट्रांजिशन कैसा रहा है दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में ट्रांजिशन है इतना ज्यादा कुछ है नहीं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अब सालों साल जो लोग ये स्ट्रगल कर रहे थे कि
अपना अच्छे स्क्रिप्ट लेके जाते थे प्रोड्यूसर के, प्रोड्यूसर फेंक देते थे, डस्टबिन में फेंक देते थे। अब उनको रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ है। अब राइटर्स की इंपॉर्टेंट लोगों को समझ में आना शुरू हुआ है कि अरे अभी राइटर्स, पहले बीच में एक ऐसा टाइम हो गया था कि कोई आके ये बोले कि कोई ऐसा पीछे, ऐसे लोग पिच करते थे, मेरे सामने पिच हुआ है, मैंने देखा है कि सर आप लंगड़ा हो और आप आखिर में क्लाइमेक्स में आप भागोगे और जीत जाओगे, अरे क्या बात है, चल पिक्चर बनाते। अब जो है वो पिक्चर लिखी जा रही है बाद में, वहां बैठे, तो वो पिक्चर क्या बनेगी आप बताओ। बिल्कुल। तो राइटर्स की कोई अहमियत ही नहीं थी, अहमियत ही नहीं देते थे। कह रहे यार सलीम जावेद साहब एक जमाने में जो राइटर्स थे, गुलजार साहब राइटर थे, बाद में पर राइटर्स की अहमियत ही खत्म हो गई, क्यों राइटर ही नहीं है। मतलब चलो पिक्चर बनाते, क्या पिक्चर बनाए पता नहीं, लिख लेंगे। हीरो है हमारे पास, हीरो के डेट से हमारे पास, चलो पिक्चर शुरू करते, मुहूर्त करते। क्या बना के आए हो, क्या मुहूर्त करो, कौन सा शॉट ले रहे हो मुहूर्त में। सो ये जो है ये दौर खत्म हुआ है, एंड दैट इज क्वाइट ब्रिलियंट एक्चुअली। ये दौर खत्म हुआ है, थैंक गॉड के लोगों को। और इसका एक्चुअली नींव जो है बहुत पहले से रखा गया है अनन्या, अगर आपको पता होगा कि हमारी इंडस्ट्री में एक न्यू वेव करके एक टाइम आया था, जिस टाइम साई परांजपे, अजीज मिर्जा, गोविंद निहाली, श्याम बेनेगल, ये सारे, कुंदन का, ये एक साथ काम करते थे, एक ही एक्टरों के झुंड को लेकर काम करते थे, और वो एक फ्रेश एयर की तरह आए थे। नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, ओमपुरी, मीता बशीर, रघुवीर यादव, यू से द ब्रिलियंट एक्टर्स, नेम देम, दे आर ऑल देयर। उसके बाद फिर एक स्टैग्नेंसी आया, उसके बाद फिर राम गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप जैसे लोग आया, जिन्होंने करके हम ऐसे ही लोगों को लगे पिक्चर बनाएंगे। फिर वो स्टैग्नेंसी आया, फिर ये ओटीटी अभी लेके आया है, एक रेनेसां बोल सकते हैं इसके, पुनर्जागरण हमारे आर्ट फॉर्म में। अब इसको भी करप्ट करने की कोशिश हम करेंगे आगे जाके ये तो होगा ही ना, कि जैसी एक सीजन हिट होगा तो उसके एक महीने बाद तुरंत नया कमीशन होगा और कहा जाएगा कि अब तुरंत साल भर में दूसरा बना के लाइए। एग्जैक्टली। अब फिर आप छपाओगे ना, फिर छपने की मशीन बन जाएंगे। फिर आप कैसे, फिर आप रिसर्च कब करोगे। एक स्क्रिप्ट लिखने में जो आपको 1.5 साल लगा के जो पहला स्क्रिप्ट लिखा है आपने, अब सेकेंड स्क्रिप्ट जो आप 2 महीने में लिख रहे हो, तो होगा क्या। लोग अपना काम को जाके इमिटेट करेंगे, वही स्टैग्नेट काम करेंगे, वही सारी चीजें, वही मतलब अच्छे एक्टर भी बुरा काम करना शुरू कर देंगे। ठीक बात है। टाइम नहीं, लेकिन क्या वाकई ऐसे में फर्क पड़ता है, जैसे आपने कहा कि अच्छे एक्टर भी बुरा काम करना शुरू कर देंगे, एक्टर्स फर्क पड़ेगा। जब प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है, आपके पास आपको 3-4 सीजन आपके ऊपर आ जाता है, और लगातार तीनों का ही आपको सेकंड सीजन, थर्ड सीजन, फोर्थ सीजन ये चल रहा है, और वो भी मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे। आप फिर एक्टर फिर दूसरे हिसाब से चलना शुरू करेगा। एक्टर टेलीप्रॉम्प्टर लेके काम करना शुरू कर देगा कि सामने टेलीप्रॉम्प्टर रख के डायलॉग बोलता रहे, डायलॉग याद नहीं करेगा फिर। बिल्कुल ठीक है, डायलॉग याद क्या कंप्लीसेंसी आ जाता है ना। आप देखिए, मतलब मैं ये हालात का दोष है। मतलब ये हालात ऐसा आप पैदा कर दोगे तो फिर वो भी कंप्लीसेंट होना शुरू हो जाएगा, वो भी उसको भी लाएगा, यार हम तो स्टार है, हम कर लेंगे ये काम। लेकिन वो धीरे धीरे आपके वो काम में वो फिर वो बारीक जो खासियत जो पहले जो आपने अचीव किया था वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो जो कि डर है, मतलब जो मैं, और ये नॉट ओनली एक्टर, कि अच्छे डायरेक्टर भी बुरा काम करना शुरू कर देगा। बिल्कुल सब कुछ। अब डीओपी बोलेगा कि मेरे पास 3 पिक्चर है, मैं सब जगह तो मैं तो रह नहीं सकता, तो मैं असिस्टेंट से शुरू कराऊंगा। यू गॉट द पॉइंट ना। मतलब एवरीवेयर इट विल कोलैप्स, इन एवरी सेगमेंट इट विल, नॉट ओनली एक्टर। हाँ नहीं बिल्कुल सही। लेकिन क्योंकि आप एक्टर है तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आखिर में तो हर एक्टर की इच्छा स्टार बनने की होती है। ऑफ कोर्स, पहचान की होती है कि मेरे नाम के साथ मेरे नाम के साथ मेरी शक्ल की एसोसिएशन बन जाए, बस। आप उससे बाहर निकल आए। स्टार एक एब्सोल्यूट थॉट है, बस। स्टार क्या बनेंगे, मतलब स्टार बन चुका है।
अभी और वो स्टार बनेगा नहीं, वो वाला स्टार नहीं बनेगा। दिलीप साहब, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन ये नहीं बनेंगे, और वो जमाना चला गया। अभी देयर विल बी फेसेस, जैसे कि फेलिनी की जो फेसेस होते थे, वैसे फेसेस आएगा। सो फेस, अभी हम लोग फेस है। सो हम लोग आपको फेस है, लगता और है कोई ऐसा हम लोग बहुत ही अनकॉमन है। अब मैंने आपको बता दिया कि अनकॉमन क्या होता है। हम लोग हाँ अनकॉमन है कि लोग, अभी लोग हमको देखना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि यार ये रियल लोग हैं, ये जब जी करेक्ट, ये जो किरदार में आ रहे हैं ये रियल है। इसको ऐसा लगता है कि इसको छुओ तो इसमें पिन डालो तो उसमें से खून निकलेगा। तो हाँ वो के ऐसा ऐसा जेन्युइन लगता है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना कि पहले एक होता था कि हीरो, एक होता था कैरेक्टर एक्टर्स। ठीक। अब हीरो में कोई कैरेक्टर नहीं होता था, इसलिए कैरेक्टर एक्टर बोला जाता था। लेकिन इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हीरो भी तो एक कैरेक्टर है। नॉर्मल सच हीरो है। कैसे कैरेक्टरलेस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो फिर आपने हाँ तो आज की तारीख में मैं भी हीरो, किसी सीरीज के मैं भी हीरो। पर सच है। मेरे को कोई हीरो नहीं बोलेगा, मेरे को बोलेगा कैरेक्टर आर्टिस्ट है। हम्म सो लोगों की सोच भी चेंज करनी पड़ेगी, कि बिल्कुल वो लोगों की जो सोच है वो भी कहीं ना कहीं चेंज करनी पड़ेगी। भाई कैरेक्टर एक्टर्स, आप जिस जिस इंडस्ट्री को आप फॉलो करके इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बनी है हॉलीवुड में, आप जाके देखो कि वहां का जो मेन एक्टर वो सबसे बड़ा एक्टर है, जो हाँ हीरो है वो सबसे बड़ा एक्टर है। उसको एक्टिंग आती है और उसपे कैरेक्टर दिखता है, वो कैरेक्टर में दिखता है। काम करता है। टॉम हैंक्स कैरेक्टर में काम करता है, 6-7 महीने 8 महीने लगा के वो दुबला होता है। कास्ट अवे जैक्विन देखिए। फिनिक्स हाँ हाँ बिल्कुल। और जेपिन फिनिक्स उसला वो ड्रग एडिक्ट का अपना एड्स हुआ, उसको वो करने के लिए वो स्किनी बन चुका था। सही। और वो वाला परफॉर्मेंस कोई दे नहीं सकता हमारे हिंदुस्तान में। सॉरी सॉरी टू से दैट। हाँ, ठीक। तो वहां का आप जिनके रोल मॉडल में हमने अपनी इंडस्ट्री बनाई है, हमने वो चीज फॉलो नहीं किया है कि बॉस, आपका हीरो, आपका बेस्ट एक्टर, मेन एक्टर होना चाहिए, हम्म उसमें कैरेक्टर दिखना चाहिए। वो नहीं किया। हमने क्या किया, हमने उसको नल्ला उधर उधर बिल्कुल, उसको एक्टिंग नहीं आए तभी भी चलेगा, लेकिन 4-5 साइड में 4-5 पिलर खड़े कर देते थे बिल्कुल कि चलो ये इनको ले लिया, प्राण साहब को ले लिया, इनको ले लिया, हाँ गोड को ले लिया, कृष्ण मुखर्जी को ले लिया, किशोर कुमार को ले लिया, ऐसे ले लिया, लेके खड़ा कर दिया हमने। हाँ देखो आप, मतलब यही हम करते आए हैं। इसलिए इसलिए आजकल ऑडियंस शिक्षित हो चुकी है, ऑडियंस को पता चल गया जी। भाई बॉस ये चलेगा नहीं। ये शैलो शैलो ह्यूमनिस्टिक फिल्म जो सालों साल हम बनाते आए हैं, तो वो अभी हमने किसी चीज में डेप्थ थी नहीं। तो अभी हम्म अभी लोगों को डेप्थ वाले शोज पसंद है। ठीक। और ओटीटी में मजेदार बात ये होगी कि ओटीटी सिनेमा नहीं है। ओटीटी में मिनट्स ज्यादा है आपके पास, आप प्लॉट छोड़ के सब प्लॉट में घुस सकते हैं। तो आप अब हर एक कैरेक्टर को बारीकियों से, उसके जो नुआंसेस है उसको उजागर कर सकते हैं। तो ऑडियंस को देखने में मजा आता है आजकल भाई साहब। आपने अनन्या कभी कुछ नोटिस पूछ रही किया हो थी। कि हाँ कि आपका कौन सा काम है जो आपको लगता है कि आपको वो स्टार वाली क्वालिटी जो आप कहते हैं कि आज आप एक फेस हैं, तो वो कौन से शोज हैं या कौन सी फिल्म्स हैं जहां से आपको ये लगा कि हाँ लोग आपका नाम और आपका चेहरा एक उसमें सोचते हैं, देखते हैं आपको? कोई ऐसा मोमेंट हो या कोई ऐसा शो हो देखिए जहां मतलब मैं आई हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम नॉनसेंस वेडिंग, एंड उसके बाद मैंने देवटी में जब काम किया, चुन्नीलाल इज वन ऑफ माय मोस्ट टॉक्ड अबाउट कैरेक्टर उस टाइम के हिसाब से। लेकिन मेरा काम जो है सिनेमा में, हम जैसे लोगों को काम इतना ज्यादा मिलता नहीं था, इसलिए सिनेमा का काम ऑन एंड ऑफ होता था। तो जिनको पुरानी पिक्चर पसंद है और याद है, वो मुझे अभी भी आज की तारीख में भी बोलते हैं कि यार सर आपका चुन्नीलाल बस। बहुत तो जी वो इस टाइम चुन्नी में नाम कमाया। उसके बाद मैं दन दनादन गोल में एक फुटबॉलर के तरीके से आया था, उस टाइम लोगों ने भी पसंद किया। लेकिन ये सब फ्रैगमेंट में था, जी आप समझ रहे, मतलब बीए पास भी था, तो हाँ ये सारे फ्रैगमेंटेड शोज थे।
लेकिन ओटीटी आने के बाद जब ये क्वांटम में एक काम आना शुरू हुआ, और वो भी मतलब जब लोगों को पसंद आया कि मैं क्रिमिनल जस्टिस में मेरा एक लायक तालुकदार का कैरेक्टर था कि जो बहुत ही घिनौना था, जो बहुत ही खतरनाक लेवल का एक विलेन जो मैंने पोर्ट्रे किया था, और उसके तुरंत बाद ही मैंने अनदेखी कर लिया था। अनदेखी में मैं बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर हूँ, डीएसपी घोष, जो जो सीन में आता है तो एक होप क्रिएट करता है। तो ये जो मैं 4-5 शोज जो है बिल्कुल बैक टू बैक कर लिया था, कि जिनमें जिनमें काफी डाइवर्सिफाइड रोल्स थे मेरे, जो मैं करना भी चाहता हूँ, जो हमेशा मैं, आप मेरा हर एक काम को उठा के देख लीजिए कि मैं हर एक किरदार को डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक जैसी एक्टिंग करता नहीं हूँ, इसलिए मुझे डबिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे तो पता है कि एक जैसी एक्टिंग होती नहीं है। बिकॉज अनन्या का रोल करूँ तो अनन्या को रोल करूँ तो अनन्या बनूंगा, और राजीव रवि का रोल करूंगा तो रवि बनूंगा। सो मैं ये आर्ट ऑफ इनविजिबिलिज्म है कि जो मैं किरदार, अगर मैं एज एन एक्टर अगर बहुत बड़ा हो जाता हूँ तो ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं छिपना पड़ता है किरदार के पीछे। तो क्योंकि किरदार को उजागर करने के लिए जो मैं करता हूँ, क्योंकि करने की कोशिश करता हूँ, ये जामतारा में भी मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, और अनदेखी में भी मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन दोनों का किरदार ही अलग है। बहुत अलग है। तो एक वर्दी का रंग एक होने से दो आदमी एक जैसे थोड़ी ना हो जाएगा। बिल्कुल। तो क्योंकि इसमें एक काफी एसआई जो दबा है, हुआ कैरेक्टर। हाँ, एक एसआई जो है रांची जामताड़ा में है, और एक सुंदरबन में बंगाल में पला बड़ा पैदा हुआ वो डीएसपी, और ये एसआई जो है, दोनों का टेम्परामेंट सब कुछ ही अलग है। जी। तैयार कैसे करते हैं? जैसे आपने कहा कि मुझे अपने आप को छुपाना पड़ता है उस कैरेक्टर को उजागर करने के लिए, तो हर एक्टर का एक प्रोसेस होता है तैयारी करने का। तो जब आपके पास कैरेक्टर आता है तो आप किस तरह से फिर उसको तैयार करते हैं खुद के भीतर? ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊंगा, लेकिन मैं परत दर परत चीजों को खोलने की कोशिश करता हूँ, उसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। जो मतलब मैं अपने आप को ये कहने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं वो होता तो क्या करता ऐसे सिचुएशन में। तो वहां से रिलेट करना शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं तो किसी और से रिलेट कर नहीं पाऊंगा ना। मैं तो जो कुछ भी रिलेट करूंगा मेरे सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से ही रिलेट करूंगा, जो मेरी अपब्रिंगिंग है उसी से रिलेट करूंगा, जिसको मैं जानता हूँ, जो मेरा डोमेन है, तो वैसे रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत कनेक्टेड रहता हूँ। मैं आज के तारीख में भी स्कूटर लेके सब्जी मंडी जाता हूँ, सब्जी वालों से भाव भी करता हूँ कि पालक 40 रुपए में क्यों दे रहा, 35 रुपए क्यों नहीं दे रहा। तो ये भी करता हूँ, तो उसमें भी ये मेरा एक अंडरस्टैंडिंग चलती रहती है। चौकीदार के साथ बैठ के थोड़ी देर गपिया लेता हूँ। तो तो उससे क्या होता है ना, उससे एक सोसाइटी के साथ एक आपका कनेक्शन भी होता है, कि मतलब अगर आप सोसाइटी से कट जाओगे तो आपका परफॉर्मेंस कैसे हो पाएगा। तो उस तरीके से मैं इन चीजों को मेंटेन करता हूँ। तो मुझे मालूम है कि जो कैरेक्टर मैं करता हूँ वो कैरेक्टर किस तरीके से बात करेगा, क्योंकि वो मैं देख चुका हूँ कहीं ना कहीं। तैयारी के लिए आपको रियल लोगों के पास और रियल सोसाइटी के पास ही जाना पड़ता है आखिर में। दिन भर, मतलब ये कोई सिर्फ तैयारी की बात नहीं है, ये दिन जी। भर चलता रहता है आपका प्रोसेस। दिन। मतलब एज एन एक्टर, एक्टिंग इज माई लाइफ स्टाइल, इट इज जस्ट नॉट अ क्राफ्ट। ओके। तो जी अब अनन्या। आगे आप क्या करने वाले हैं? हम किस किस शो या किस तरीके के कैरेक्टर्स का इंतजार करें कि अब आप आगे हमें क्या दिखाएंगे, क्या नया लेकर आएंगे? अभी तो मतलब देखिए, जो जो अनाउंस्ड है उसी के बारे में बात कर सकते हैं। ये तो आपको पता है, यही विडंबना है। बाकी चीजें तो बहुत है कि बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जब तक ऊपर वाले से आदेश नहीं आता है कि सर आप अभी बात कर सकते हैं, अभी बात नहीं कर सकते, तो वही होता हाँ, है। तो अभी कोड नेम तिरंगा है, जो कुछ दिनों में 14 अक्टूबर को जी, रिलीज डेट का डिक्लेयर हुआ है। हाँ, परवीन हाडी, मैं, शरद, शिशिर, रजत, सब मिलके अपना अच्छी, मतलब काफी बढ़िया टीम है। रीबू दास गुप्ता की फिल्म है, वो है। आर या पार है, एक डिज्नी हॉटस्टार में आने वाला है, जिसका टीजर लॉन्च हुआ है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ उसके बारे में। तो वो एक है, बट लेकिन किरदार के बारे में बता नहीं सकता, बिकॉज बिल्कुल। सब फिर वो काफी डिफरेंट स्क्रिप्ट है। तो ये दो तो है फिलहाल रिलीज के कगार पे, और भी बाकी सारी चीजें हैं जो कोई
शूटिंग के लेवल पे है, कोई फ्लोर पे है, कोई जिसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई पिचिंग के लेवल पे है। तो ये सारी है, बहुत सारी चीजें। हम आपको लगातार देखते रहेंगे, इसका मतलब है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी और बात है। मैं भी चाहूंगा कि आप देखें और बोले, कनेक्ट करें ऐसे चीजों के बारे में, ऑडियंस कनेक्ट करे। क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, मैं रिस्क लेता रहता हूँ कि, तो बहुत ही वो कभी मुंह के बल भी गिर सकता हूँ और कामयाब भी हो सकता हूँ, लेकिन रिस्क तो लेता ही हूँ, क्योंकि मैं कभी कोई कंफर्ट जोन में रह के कोई काम नहीं करता। एक पर्टिकुलर लूप में दाढ़ी रख के पूरी पूरी जिंदगी दाढ़ी भी निकाल दी है, या पूरी जिंदगी मैंने क्लीन शेवन में निकाल दिया, वो तो मैं करता ही नहीं। उस एरिया में मैं जाता ही नहीं। तो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटीज जो आर्टिस्ट में होना चाहिए, वो मैं हमेशा बरकरार रखना कोशिश बरकरार रखता हूँ। देखा जाएगा आगे। अगर अच्छा काम होगा तो ऑडियंस कनेक्ट करेंगे, ऑडियंस आप तालियां मारेंगे, नहीं तो ऑडियंस गाली देंगे। ठीक है। सब सब जनता जनता जनार्दन है, मतलब इसका आप कुछ नहीं, नहीं कर आपने अभी सकते। तक अच्छा किया है और आप आगे भी अच्छा करेंगे, और हम यही उम्मीद होपफुली। करते हैं, और हमारी बिल्कुल। शुभकामनाएं भी हैं जी। इसी बात बिल्कुल बिल्कुल, बस दुआओं में याद रखना बस। की। जरूर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच दिव्येंदु सर और रवि जी, हमसे बात करने के लिए, थैंक यू अनन्या, और थैंक यू अपने दिव्येंदु जी। करियर के बारे में, अपने आगे के काम के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनन्या। थैंक यू सो मच रवि। थैंक यू दिव्येंदु जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस।